यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट होगा जारी। आज दोपहर 2 बजे रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट। कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में करेंगे जनसभा। दूसरे चरण में दोनों सीटों पर होने हैं चुनाव। यूपी और बिहार दौरे पर राहुल गांधी। यूपी में अमरोहा में अखिलेश संग साझा रैली करेंगे। भागलपुर में राहुल अकेले करेंगे जनसभा। एयर कंडीशनर में धमाके ने मचाई तबाही। ग्वालियर मैरिज गार्डन में ऐसे लगी थी भीषण आग। काबू पाने में लगे 40 टैंकर। आज अयोध्या दौरे पर लद्दाख के राज्यपाल। रामनगरी में रामलला का करेंगे दर्शन। कल वापस लौटेंगे लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। रायबरेली में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। आरोपियों से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट हुए बरामद। खीरो कस्बे में पहचान छुपाकर रह रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे खबरों पर। और सबसे पहले रुक करते हैं ग्वालियर की खबर का, जहां पर रंगमहल समेत 3 मैरिज गार्डन आग में जले। रंगमहल, संगम वाटिका, मैरिज गार्डन आग से हुए राख। एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से आग लगी थी। आग की वजह से मैरिज गार्डन में हुई थी कई धमाके। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। गार्डन में चल रही थी शादी। बाल बाल बचे लोग। एयरफोर्स, डीआरडीओ ने मिलकर बुझाई आग। नगर निगम में मालिकों को पहले भी चिताया था, उसके बावजूद इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया और आखिर में इतनी बड़ी आग भी लग गई। और आग काफी भयंकर भी थी। रंगमहल और संगम वाटिका मैरिज गार्डन आग से हुए राख। एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से लगी थी आग। आग की वजह से मैरिज गार्डन में हुए कई धमाके। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गार्डन में चल रही थी शादी। बाल बाल बचे लोग। एयरफोर्स, डीआरडीओ ने मिलकर बुझाई आग। नगर निगम ने मालिकों को पहले भी चेताया था। खबर ग्वालियर से, जहां पर रंगमहल समेत 3 मैरिज गार्डन आग में जले। रंगमहल, संगम वाटिका, मैरिज गार्डन आग से हुए राख। एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से लगी थी आग। आग की वजह से मैरिज गार्डन में हुए कई धमाके। कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गार्डन में चल रही थी शादी। बाल बाल बचे लोग। एयरफोर्स, डीआरडीओ ने मिलकर बुझाई आग। नगर निगम ने मालिकों को पहले भी चेताया था। खबर ग्वालियर से, जहां पर रंगमहल समेत 3 मैरिज गार्डन आग में जले। रंगमहल, संगम वाटिका, मैरिज गार्डन आग से हुए राख। एयर कंडीशनर में धमाके की वजह से लगी थी आग। और आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देख सकते हैं कितनी भीषण तरह से आग लगी थी। आग लगने की वजह से 3 मैरिज गार्डन एक साथ जलकर राख हो गए। करीब 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुटी हुई थी। खबर भागलपुर से आपको बता देते हैं, जहां पर राहुल गांधी का भागलपुर दौरा आज। 20 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। 20 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी का भागलपुर दौरा आज। राहुल गांधी का भागलपुर दौरा आज।
राहुल भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। बता दें कि राहुल गांधी भी बिहार में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का भागलपुर दौरा आज अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 20 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। राहुल भागलपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी चुनावी दौरे पर बिहार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद प्रयागराज आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज। बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट दोपहर 2 बजे आएगा। दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे दोनों कक्षाओं के नतीजे। आज जारी होंगे परीक्षा के नतीजे। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा परिणाम। यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज। दोपहर 2 बजे जारी किए जाएंगे नतीजे। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा के नतीजे आज होंगे जारी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे नतीजे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे नतीजे। आपको बता दें कि दोनों ही कक्षाओं के नतीजे एक साथ दोपहर 2 बजे अपलोड किए जाएंगे। 2 बजे सामने आएंगे और यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र नतीजे चेक कर सकेंगे। बता दें कि दोपहर 2 बजे प्रयागराज मुख्यालय में परिणाम जारी किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, आज यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आने वाले हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट आएंगे और देखा जाए तो अमूमन रिजल्ट के टाइम पर वेबसाइट क्रैश होने की समस्या भी सामने आती है। तो अभी तक फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्या इस समस्या से निपटने के लिए कुछ विशेष तैयारी की गई है? देखिए, बिल्कुल तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है कि आज दोपहर में 2 बजे की बात करें तो 2 बजे इंटर और जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। जी। और ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है यूपी result.nic.in में। वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और बात करें रोल नंबर डाल के भी आप इसको मैसेज के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं, अगर बात करें लगभग 55 लाख जो स्टूडेंट्स हैं इंटर और हाई स्कूल के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था पेपर को लेकर, जिनमें 3 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया था। 50 लाख से ऊपर ऐसी संख्या है जिनके रिजल्ट आ जाएंगे, जिनके भविष्य की बात करें 10वीं और जिन्होंने 12वीं मेहनत करी है उनके रिजल्ट आज अपलोड होंगे। लगभग 2 बजे का ये टाइम निर्धारित किया गया है। दोनों क्लास के जो रिजल्ट हैं वो एक ही साथ अपलोड किए जाएंगे। फिलहाल वेबसाइट क्रैश ना करे तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी मैनेजमेंट की तरफ से कर ली गई हैं। अगर बात करें 2023 की तो 2023 में लड़कियों ने, चाहे वो इंटर की बात करें चाहे वो हाई स्कूल की बात करें, लड़कियों ने बाजी मारी थी। इस बार ये देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। रिजल्ट को लेकर इलेक्शन निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने के बाद आज ये जो रिजल्ट है वो जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल अब यही देखना होगा कि किसी प्रकार की समस्याएं जब रिजल्ट अपलोड हो तब स्टूडेंट्स के सामने ना आए और क्या इंतजाम जो पुख्ता किए गए थे वो प्रॉपर होंगे। वेबसाइट को लेकर भी कहा जाता है जब भी रिजल्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं काफी देर बाद वेबसाइट जी को लेकर भी जब
बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नहीं, रिजल्ट जब अपलोड किए जाएंगे तो प्रॉपर रिजल्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे। यानी कि जब 12 बजे 10th और 12th के जब रिजल्ट अपलोड होंगे तो फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो, जो वेबसाइट है वो क्रैश ना हो। और स्टूडेंट्स को ये भी एक नंबर है जो दिया गया है, जिस नंबर पे अगर वो स्टूडेंट्स चाहें तो मोबाइल में रोल 12 लिख के, यूपी रोल 12 लिख के नंबर 56263 पे सेंड कर सकते हैं, जिनसे उनको मैसेज के द्वारा जानकारी हो जाएगी कि उनका रिजल्ट क्या आया है। अगर क्रैश होती है वेबसाइट किसी प्रकार की, तो एक ऑप्शन भी है कि आप अपना मोबाइल पर मैसेज जी करके अपना रोल नंबर डाल के आप सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल 2 बजे रिजल्ट आएगा, देखना ये होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है, जो छात्राएं हैं वो आगे रहती हैं या छात्र आगे रहते हैं। फिलहाल जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी दिल की धड़कन फिलहाल वो भी तेज है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि वेबसाइट क्रैश ना करे, इसके लिए भी एक अलग से एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जिससे छात्र जो है आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सके। बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे सामने आएंगे, जहां पर दोपहर 2 बजे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट सामने आएंगे। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री 2 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु चिक्काबल्लापुरा में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के जनसभा की सभी तैयारियां हुई पूरी। पीएम 2 लोकसभा सीटों के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में प्रधानमंत्री जनसभा संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में जनसभा करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां पर वो बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 2 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल पहले चरण का जो है मतदान हो गया है, संपन्न हो गया है और अब जो है दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है आज कर्नाटक के दौरे पर है और कर्नाटक के वो चिक्काबल्लापुरा में एक जनसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार आंकड़े के लिए जिस तरीके की रणनीति के तहत सारी कमान अपने हाथ में लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो हर राज्य में अलग अलग तरीके से जाकर जनता को संबोधन कर रहे हैं और 400 पार के जो आंकड़े की बात वो कर रहे हैं उसको लेकर हर बार विरोधियों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो जानकारी प्रवेश ये भी सामने आ रही है कि कर्नाटक में भाजपा के 2 पूर्व विधायक जो है वो भी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। और देखा जाए तो लगातार साउथ में कहीं ना कहीं बीजेपी की पकड़ हमेशा से ही थोड़ी कमजोर रही है। अगर कांग्रेस से मुकाबले की बात की जाए तो इस बार बीजेपी का खास फोकस जो है वो भी साउथ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता, स्टार प्रचारक लगातार साउथ का दौरा कर रहे हैं और वहां की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पकड़ वहां पर कमजोर नजर आती है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसी वजह से जो है साउथ और कर्नाटक का दौरा लगातार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के जो पूर्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रहे के सुधाकर, उनके लिए प्रधानमंत्री आज वोट मांगेंगे। भले ही 2 विधायक उनके नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का प्रचार प्रसार
प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 400 पार के आंकड़े की बात वो कर रहे हैं। साउथ के दौरे की वो लगातार कैंपेनिंग जी। कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी वो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं चर्चा कर रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जो है जनसभा करेंगे तो फिर से विरोधियों पर निशाना साधेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, के सुधाकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं बेंगलुरु में, कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटें जिसको लेकर ये प्रचार प्रसार होगा। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर एक जनसभा करेंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष एक रणनीति के तहत काम कर रही है, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के अन्य स्टार प्रचारक वो साउथ में दौरे कर रहे हैं, जिससे जनता को साथ सके और वोट बैंक में एक बढ़त जो है वो बना सके। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विशेष रणनीति के तहत ऐसा कार्य किया जा रहा है, जहां पर लगातार साउथ के दौरे पर बीजेपी के कई बड़े नेतागण नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज राजस्थान के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के जोधपुर में योगी आदित्यनाथ करेंगे रोड शो। राजस्थान के जोधपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रोड शो। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। आज राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। आज राजस्थान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद अब 13 सीटों पर रण शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में सियासी समीकरण साधने आने वाले हैं। और इसी को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पहले चरण के चुनाव के बाद अब एक बार फिर जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है और अपने स्टार प्रचारक को जैसे बीजेपी ने एक बार फिर उतार दिया है मैदान में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बहुत बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक के रूप में देखे जाते हैं। उनको सुनने के लिए इनकी जनसभा में, उनके रोड शो में तमाम तरीके की जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। अगर बात करें आज राजस्थान में आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनके 2 रोड शो हैं और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अगर बात करें चित्तौड़गढ़ की लोकसभा में आज उनका एक रोड शो है लगभग 12:45 पर, तो वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और रोड शो में पहुंचेंगे, हिस्सा लेंगे। अगर आपको जानकारी दे दें कि तमाम जो भीड़ है उनको सुनने के लिए, उनके दूर दूर से उनको सुनने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी ये दूसरे चरण का चुनाव है, हर उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जाएं और अब लोगों को जानकारी दे। तमाम अब पहुंचेंगे वहां पे, विपक्ष पर गरजेंगे भी और एक विपक्ष को एक आड़े हाथ में लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब अगर बात करें 12:45 के बाद, उसके बाद राजसमंद लोकसभा सीट में पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे जहां पे एक सभा को आयोजित करेंगे। वहां पे सभा रखी गई है, जनसभा वहां पहुंचेगी, जनसभा उनको सुनेगी, क्योंकि बहुत लोग इनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरे देश में पसंद किया जाता है और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो भी बड़ी संख्या में उनको चाहने वाले पहुंचते हैं। उसके बाद अगर बात करें शाम को 4:30 पे, तो यहाँ पर जोधपुर में भी एक रोड शो का आयोजन किया गया है, जहाँ उनको रोड शो को फिर एक बार कहना चाहिए, रोड शो को योगी आदित्यनाथ जब विपक्ष पर हमला करते हैं तो वो एक अल्फाज उनके जो होते हैं, जिस तरीके से हमला करते हैं उनको सुनने के तमाम लोग पहुंचते हैं। दूसरे चरण की जो अब तैयारी है, बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी के साथ जो तमाम जो प्रचारक है, एक बार फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। फिर वो आपको तमाम जो रोड शो है, तमाम जनसभा को संबोधित करते हुए देखेंगे। फिलहाल ये अब दूसरे चरण का जो चुनाव है 26 तारीख को जब होगा राजस्थान में, अब वहां पर भी
अपनी एक भूमिका को बीजेपी किस तरीके से तमाम जो जो किए गए कार्य है बीजेपी के, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। वही भरत, देखा जाए तो राजस्थान हमेशा से ही कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। कांग्रेस में लगातार जो राजस्थान में कांग्रेस की लगातार सरकार भी बनती आई है और आज केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है राजस्थान के दौरे पर है, जहां पर वो भीलवाड़ा और कोटा में जनसभा संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी जो है वो विशेष रणनीति के तहत कार्य कर रही है, जिससे जनता को साधा जा सके और बीजेपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान एक कमजोर कड़ी रही है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी कोई भी कसर को वहां पर छोड़ना नहीं चाहती, हर एक कमर को कसकर वहां पे काम करना चाहती है। अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर वहां पहुंचेंगे, तमाम जो बड़े और भी चेहरे हैं वहां पर पहुंचेंगे, अब जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे, आगे और भी तमाम बड़े चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं राजस्थान। क्योंकि जब कमजोर कड़ी है तो बीजेपी भी चाहेगी कि एक बड़े जो स्टार उनके प्रचारक है वो वहां पहुंचे और जनसभा को संबोधित करके ज्यादा से ज्यादा वोट है वो अपनी ओर, बीजेपी की ओर आकर्षित करे। यही एक मेन टारगेट रहेगा कि बड़े स्टार प्रचारक को ऐसी जगह पहुंचाया जाए जहां पर कमजोर है बीजेपी। यही निश्चित तौर पर यही एक अहम फैसला है, जिसके बाद जो कह सकते हैं अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं यही एक टारगेट था कि किस तरीके से कमजोर कड़ी में अपने आप को मजबूत किया जाए। अब ये देखना होगा कि राजस्थान में जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब रोड शो करेंगे और जब अमित शाह जब पहुंचेंगे, तब कितना परसेंटेज वोट जो है वो इंक्रीज होता है बीजेपी के पक्ष में। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तमाम जो बड़े नेताओं की कि किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर सके बीजेपी की ओर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिस तरीके से बीजेपी की जैसे कि आपने भी जानकारी दी, बीजेपी की कमजोर कड़ी रही है राजस्थान, तो उसको साधने का प्रयास लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर 2 रोड शो और एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। खबर अमरोहा से बता दें, जहां पर आज एक साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश। राहुल और अखिलेश करेंगे साझा रैली। अमरोहा में एक साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। प्रचार के साथ दोनों नेता करेंगे साझा रैली। आज एक साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आज एक साथ दिखेंगे राहुल और अखिलेश। आपको बता दें कि अमरोहा में एक साझा रैली करते नजर आएंगे राहुल और अखिलेश। और ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे साथ संवाददाता शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए तो एक बार फिर से एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आएंगे, एक साझा रैली करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर के भी वो हमलावर नजर आएंगे। अनम्यूट कर लीजिए शीरब। बिल्कुल, देखा जाए तो आज जनसभा होने वाली है अमरोहा में। जी। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं गौर दानिश अली, उनके लिए वोटों की अपील भी करते नजर आएंगे। और उसमें ये जो रैली है संभवतः ये 26 तारीख को लोकसभा का ये दूसरे चरण का चुनाव जो होने वाला है उसकी ये शायद लास्ट ही रैली होगी, इसके बाद में कोई रैली नहीं होगी क्योंकि चुनाव प्रचार भी बहुत जल्दी थम जाएगा। और इसमें ये जो दोनों हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो पूरी तरह से वोटों को जो है वो वोटरों से यही अपील करेंगे कि गठबंधन के प्रत्याशी को जो है इस बार जो है भारी मतों से जिताया जाए। और जो बीते कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अमरोहा के अंदर थे और जो विपक्ष यानी कि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर अलग अलग निशाना साधा है, उसका भी कहीं ना कहीं जो है आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी जवाब देते हुए नजर भी आएंगे और जो है पुरजोर ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी हैं समाजवादी के और कांग्रेस के, वो जो रैली को जो है पूरी तरह से उनकी तैयारी
में जुटे हैं और जो रैली है उसको जो है पूरी तरह से कामयाब बनाया जाए। और इसको लेकर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे असनपुर विधानसभा से अमरोहा के रहने वाले जो कमाल अख्तर हैं, सपा के बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, वो भी दानिश अली के साथ में जो है प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक जो सदर विधायक रहते हैं महबूब अली, वो भी जो है गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के साथ में नजर आ रहे हैं प्रचार करते हुए। और इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जिलाध्यक्ष हैं, बाकी सभी लोग जो है पूरी तरह से अपनी जो है पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं इस बार, क्योंकि ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। त्रिकोणीय माना जा रहा है अमरोहा में, क्योंकि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर, वो एक बार यहाँ अमरोहा से सांसद भी जा चुके हैं और इस बार जो है फिर दोबारा से वो अपनी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और इसमें इस सीट को, अमरोहा सीट को अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होना इस बात का जो है वो इशारा करता है कि ये सीट जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के लिए बहुत अहम है। और एनडीए के प्रत्याशी के लिए कल उन्होंने वोटों की अपील भी की थी और एक रैली के रूप में जनसभा को संबोधित भी किया था। आज जो है समाजवादी के कार्यकर्ता निचले स्तर पे ग्राउंड जीरो से जो मेहनत करके गांवों से और जो है शहर तक, अमरोहा तक पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा रैली में पहुंचे और इस रैली को कामयाब बनाएं। जी बिल्कुल। और वहीं शीरब, देखा जाए तो अभी बीते दिन प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए थे अमरोहा और वहां पर उन्होंने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा था कि ये दो शहजादों की जोड़ी है और ये मिलकर एक फिल्म बना रही है। तो कुछ इस तरीके को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा था और उसके बाद आज साझा रैली हो रही है, गठबंधन की साझा रैली हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जाहिर तौर पर जो प्रधानमंत्री ने दो शहजादों की जोड़ी कहा है, इसको लेकर के पलटवार किया जाएगा दोनों की ओर से, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जो है दोनों शहजादों की जोड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है उन पर तंज कसते हुए कहा था कि जो आज पूरा भारत राम में है आज वो, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अखिलेश यादव उन्हें पाखंडी बताते हैं। और लेकिन जो राम में नहीं हो सकती वो देश हित में कैसे जा सकती हैं। और जो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश अली पर भी तंज कसते हुए कहा था, जो भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उनसे आप किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं। इस तरह के जो है विपक्ष पे तंज कसते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री। लेकिन आज की रैली में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित भी करेंगे और विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी जो उन्होंने पूर्व सरकारें चलाई हैं उनकी योजनाओं के बारे में बताएंगे। बिल्कुल शीरब, यानी कि एक ही मंच से इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अमरोहा में एक ही मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर लद्दाख के राज्यपाल का दौरा। आज राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा पहुंचेंगे अयोध्या। सुबह 11:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:45 पर रामलला का दर्शन करेंगे। अतिथि गृह में आज रात करेंगे विश्राम। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा पहुंचेंगे अयोध्या। 11:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:45 पर करेंगे रामलला के दर्शन। लखनऊ से आपको बता दें कि आज लद्दाख के राज्यपाल रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए राज्यपाल BD मिश्रा पहुंचेंगे और लद्दाख के राज्यपाल का आज अयोध्या दौरा है, जहां पर राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा पहुंचेंगे अयोध्या। लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा आज पहुंचेंगे अयोध्या।
11:25 पर राज्यपाल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 11:45 पर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। आरपी, आज लद्दाख के राज्यपाल रामलला के दर्शन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को देखते हुए किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई है? बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में कुछ ही पल शेष हैं। 11:25 पे लद्दाख के राज्यपाल पहुंचेंगे, पहले एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर उसके बाद 11:45 रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ थोड़ी देर सर्किट हाउस में रहेंगे, फिर चले जाएंगे डोगरा रेजिमेंट में, वहां पर विश्राम करेंगे, पूरी रात विश्राम करेंगे। कल सुबह उनकी वापसी होगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अयोध्या के लिए पूरी तरीके से पहले यहाँ पे वीआईपी दर्शन बंद था, आज पे चालू हो गया है। धीरे धीरे करके जितने वीआईपी मूवमेंट है वो आ रहा है, दर्शन पूजन कर रहा है। तो यहाँ पे जो है जितने वीआईपी मूवमेंट है उनकी व्यवस्थाएं अलग कर दी गई है और प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है कि जगह जगह पर जो रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं और कुछ ही पल पे जो राज्यपाल यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और आरपी, देखा जाए तो वो रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद अतिथि गृह में विश्राम करेंगे। क्या इसके अलावा उनका कोई अन्य कार्यक्रम है या वो कहीं और पर जाकर जो है विजिट करेंगे? जी, आपको बताते चले, पहले तो ये करेंगे, होता है शाम को दर्शन पूजन करें और कल कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए एक और है कि प्रधानमंत्री ने अमरोहा में, क्या नाम है, ये यहाँ पे जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी का जम के तारीफ की है। एक कहीं ना कहीं मुसलमानों को एकजुट बनाने के लिए रामनगरी अयोध्या से एक नया आगाज किया है। तो ये कहीं ना कहीं अब जो है इलेक्शन धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है और प्रधानमंत्री जी भी कल अयोध्या का अमरोहा में आगाज किए हैं। तो ये उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये है कि जितने भी वीआईपी मूवमेंट है, जितनी चीजें हैं यहाँ पे, और एक रामनगरी अयोध्या से अलग ही उथल पुथल चालू हो गई है इलेक्शन के लोग लेकर के। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो राज्यपाल के आगमन को देखते हुए भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे और 11:25 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो वहीं 11:45 पर रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। आपको बता दें कि लद्दाख के राज्यपाल के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर 4 बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार। अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी। घुसपैठियों के पास से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बरामद किए गए हैं। अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी। घुसपैठियों से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी हुए हैं बरामद। खीरो कस्बे में पहचान छुपाकर रह रहे थे सभी। अवैध रूप से रह रहे थे 4 बांग्लादेशी। घुसपैठियों से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी किए गए बरामद। खबर रायबरेली से सामने आ रही है। थाना खीरो पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्त मूल पता बांग्लादेश को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं रायबरेली से। मनीष, देखा जाए तो 4 बांग्लादेशी युवक अवैध रूप से रायबरेली में रह रहे थे। लगभग कितने समय से वो रायबरेली में अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे? क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? अनम्यूट कर लीजिए मनीष। जी मनीष, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अवंतिका, बात करें तो रायबरेली में जो खीरो थाना क्षेत्र है, वहाँ पर जो कस्बे है, कस्बे में एक क्लिनिक चला रहे हैं 2 लोग, कोई जो बांग्लादेशी है उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। उसके साथ साथ 2 और लोगों को भी पुलिस ने दबोच किया है। उन्हीं के पहचान पर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश के रहने वाले थे और ये अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रह रहे थे। चारों लोगों के पास जो बांग्लादेश है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो पासपोर्ट मिले हैं वो बांग्लादेश के थे। फिलहाल सीओ जो अधिकारी है डलवा, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पुलिस की नाकेबंदी हम लोगों
लगभग ये लोग कोई 10 से 12 साल से रह रहा है, कोई 6 साल से रह रहा है, कोई 4 साल से, इस तरह से यहाँ पर आके और अपना आधार कार्ड बनवाते थे। ताबड़तोड़ इनके आधार कार्ड बनाए गए हैं और आधार कार्ड बनाने के बाद उन्होंने लाइसेंस भी कराया, गाड़ी लाइसेंस बनवाया। तो लगातार इस तरह से यहाँ का प्रशासन चाक चौबंद दिखाया और 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा है, गिरफ्तार करके जेल में भेजा है। तो पुलिस की कहीं ना कहीं एक जो छवि है वो उभर कर सामने आई है कि यहाँ पर कुछ प्यास मतलब वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, देखा जाए तो जिस तरीके से 4 बांग्लादेशी काफी समय से रायबरेली में रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि घुसपैठियों के पास से 3 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं और काफी समय से वो उस गांव में निवास कर रहे थे जहां पर कस्बे में रह रहे थे। ये सारे खीरो कस्बे में रह रहे थे ये 4 बांग्लादेशी। खबर कुशीनगर से आपको बताते हैं, जहां पर हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल विभाग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। चौरा थाना क्षेत्र के जौरा बाजार की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल विभाग। चौरा थाना क्षेत्र के जौरा बाजार की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर भीषण आग लग गई। हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लगी। कुशीनगर से पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे आग लगने से लाखों का सामान मिनटों में जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आग का जो रूप है वो काफी विकराल हो गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं आग कितनी भीषण तरीके से लगी हुई है। आपको बता दें कि हार्डवेयर दुकान में ये भीषण आग लगी है और कुछ ही मिनटों में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। चौरा थाना क्षेत्र के जौरा बाजार की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर पीलीभीत से बता दें, जहां पर शादी की खुशियों को लेकर हर्षोल्लास का माहौल था। बेटी की विदाई के दौरान मां रोते रोते बेहोश हो गई। काफी देर तक होश में न आने के बाद परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बेटी का विवाह पूरनपुर नगर के मोहल्ला चौक निवासी के साथ हुआ। पूरनपुर के आर्य समाज धर्मशाला में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। बदायूं के उजानी क्षेत्र के नरोरा गांव का लकड़ी पक्ष के पूरनपुर आया था। बेटी की विदाई के समय मां बेहोश हो गई, जहां बाद में मौत की खबर सामने आई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। देवभूमि के हरिद्वार सीट भी लड़ाई जोरदार है। सभी को अब 4 जून के नतीजों का इंतजार है। ये सीट न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी मायनों में भी खास है। यहां से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, जिनके भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। कितनी अहम है देवभूमि की हरिद्वार सीट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दंगल में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट कई मायनों में बेहद अहम है। विश्व प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व रखने वाला हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की चुनावी जंग भी खास है। ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस संसदीय सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा प्रत्याशी के साथ वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए सब कुछ झोंक दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैडर वोट के साथ साथ जनता के बीच जाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
14 विधानसभा क्षेत्र में से 6 पर भाजपा के विधायक हैं। 3 में से 2 नगर निगम पर भाजपा के महापौर हैं, जबकि जिला पंचायत और सभी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास हरिद्वार संसदीय सीट पर 14 में से 5 विधायक हैं। हरिद्वार नगर निगम मेयर पद पर कांग्रेस काबिज रही है, लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कांग्रेस केवल सदस्यों तक ही सीमित रही है। 14 अप्रैल को ऋषिकेश में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने भी काफी हद तक टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कुमाऊं और गढ़वाल में 2 रैलियां हुई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां भी उत्तराखंड में होने वाली हैं। प्रत्याशियों की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। हरिद्वार संसदीय सीट पर बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। बसपा ने हरिद्वार संसदीय सीट से मुस्लिम प्रत्याशी जमील अहमद को मैदान में उतारा। जमील अहमद मुजफ्फरनगर की जानसठ विधानसभा से विधायक रहे हैं। बसपा की रणनीति कैडर वोट के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी लामबंद करने की रही है। बीएसपी ने सीट पर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार भी मुकाबले में शामिल होने की पुरजोर कोशिश में रहे। संसदीय सीट पर देहरादून की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी दंगल में उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं। वहीं बात करें निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार की, तो 2022 में खानपुर विधायक क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े और भाजपा को हराकर जीत हासिल की। खानपुर विधायक तब से लगातार भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मुखर है। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जंग जोरदार है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट में 1 टिहरी संसदीय सीट पर भी कल मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत गिरने से प्रत्याशी टेंशन में है और यहां पर कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, जिनके भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव काफी रोचक रहा। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जीत किसकी होगी ये 4 जून को तय होगा। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी काफी रोचक बना हुआ है। 2 बुजुर्ग प्रत्याशियों के बीच एक युवा प्रत्याशी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बनाया हुआ है। टिहरी संसदीय क्षेत्र पर देहरादून की 7 विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का भी बड़ा दारोमदार रहेगा। देहरादून की 7 विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी बढ़त बनाएगा, संभवतः संसद की राह उसके लिए आसान होगी। देहरादून की 7 सीटों पर 8.25 लाख तो टिहरी और उत्तरकाशी जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 7.30 लाख वोटर हैं। नई टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक काबिज है। इस सीट पर भले ही 11 प्रत्याशी हों, लेकिन भाजपा के सिटिंग एमपी माला राज्य लक्ष्मी शाह, कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के बीच कड़ा मुकाबला है। टिहरी संसदीय सीट से राजशाही परिवार की माला राजलक्ष्मी शाह 3 बार सांसद बन चुकी है और चौथी बार चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला 2 बार मसूरी के पालिका अध्यक्ष रहने के साथ ही 2 बार मसूरी के विधायक भी रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना समर्थन दिया है, तो वहीं क्षेत्र में कई जगहों पर पूर्व सैनिक भी बॉबी पवार के समर्थन में चुनाव प्रचार में रहे। जोत सिंह गुनसोला और राज्य लक्ष्मी शाह के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय और युवा प्रत्याशी बॉबी पवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का जनाधार अपने ही क्षेत्र तक सिमटने के चलते मुकाबला थोड़े 19 और 20 का है। हाथी ने भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश की है और नेमचंद छुरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया। टिहरी संसदीय सीट से जहां अपने मजबूत कैडर वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आश्वस्त हैं, तो युवा के भरोसे पूर्व सैनिक बॉबी पवार ने चुनाव प्रचार में अपनी नाव की पतवार चलाई है। ऐसे में किस प्रत्याशी के चेहरे पर जीत की मोहर लगेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की सीट पर भी इस बार चुनाव बेहद रोचक रहा। यहां बात प्रत्याशियों की जाए तो करीब 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस सीट पर भी अब नतीजों पर सबकी नजरें हैं। एक उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की सीट है, जिस पर चुनावी दंगल जोरदार है। गढ़वाल लोकसभा सीट में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड सामान्य पार्टी, सोशलिस्ट, यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। हालांकि 13 प्रत्याशियों में से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जातीय समीकरण कई तरीकों से मायने रखते हैं। इस सीट पर वोटों का समीकरण ठाकुर और ब्राह्मणों के वर्चस्व में बटा नजर आता है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों में मतदाता किसका रुख करेंगे, ये मतदाता ही तय करेगा। हालांकि स्थानीय लोग चुनाव में स्थानीय नेता को ही उतारने की पैरवी करते रहे और प्रचार में जनता दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दिखाई पड़ी है, लेकिन वोटों के नाम पर मतदाताओं की चुप्पी ने दोनों ही दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14 विधानसभा सीटों में से शेष 3 टिहरी जिले की 2 विधानसभा, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट शामिल है। संसदीय क्षेत्र भौगोलिक नजरिए से राज्य के 5 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस चुनावी दंगल में प्रत्याशियों को चीन तिब्बत की सीमांत क्षेत्र, नीतीमाड़ा, केदारनाथ घाटी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र की खड़ी चढ़ाई वाले दुर्गम स्थानों तक जनसंपर्क करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तराई क्षेत्र में कोटद्वार से लेकर रामनगर तक की दौड़ भी प्रत्याशियों ने पूरी की है। ऐसे में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी तो फिर भी 5 जिलों तक पहुँचे, लेकिन अन्य प्रत्याशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण प्रचार रहा। सीट का इतिहास देखें। 1951 में पौड़ी गढ़वाल में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस सीट का नाम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था। 1977, 1980, 1989 को छोड़कर ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास ही रही। पौड़ी गढ़वाल में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख और 2% ईसाई वोटर है। जातीय समीकरण की बात करें तो 46% ठाकुर, 26% ब्राह्मण और 8% SC/ST, 8% ओबीसी और 6% वैश्य हैं। हालांकि ये सामाजिक समीकरण अन्य चुनाव में दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव कम ही नजर आता है। गढ़वाल सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के महत्वपूर्ण पद पर हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश 2019 से इस लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। बीते नगर निकायों और पंचायतों में भी भाजपा मजबूत स्थिति में रही है। रुद्रप्रयाग व पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी जीती। चमोली समेत 3 जिलों में 79 जिला पंचायत सदस्य में से 41 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के हैं। 27 ब्लॉक प्रमुखों में से 19 भाजपा के हैं, जबकि नगर निकायों में 12 नगर परिषद पालिका परिषद में से 9 पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।